हमारे साथ सर्वेश तिवारी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। हमारे साथ अद्वैत काला भी जुड़ गए हैं, जो कि लेखक हैं और महिलाओं के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से अपनी बात रखती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी अद्वैत और सर्वेश तिवारी। सर्वेश जी बताइए, अब कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो देखो जनता का जो भी फैसला होता है, जनता का फैसला है। बट साथ ही साथ अभी जैसे कि सुधांशु जी ने कहा कि हनीमून पीरियड के वक्त भी हमने 16 सीटें जीती या 17 सीटें जीती और आज 18 जीत रहे हैं। तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या गजब हो गया इतने समय में। 1 सीटों का फासला मुझे दिख रहा है। जब सरकार ने 4 साल परफॉर्मेंस कर दी, उसके बाद 1 सीट ज़्यादा दिख रही है। और इससे मैं ये भी अंदाज़ा, और हमें समझना पड़ेगा कि कर्नाटका का क्या रहा हुआ है बैकग्राउंड। कर्नाटका 73 के बाद, 73 के बाद आज तक सरकारें बदलती रही हैं हर बार। अब आप देखें पिछले इलेक्शन, इससे पहले वाले में 40 सीटें थी बीजेपी के पास, उससे पहले 80 सीटें थी, बिल्कुल आधी हो गई थी। तो एंटी इनकम्बेंसी हमेशा एक्ट करती है कर्नाटका में। पहले 110 सीटें थी, 2008 में 110 सीटें आई थी। अब तक नहीं थी। अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस वही था जब 110 आई थी। 110 आई थी। आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस अब दिया है जब 121 सीटें आ रही हैं। लेकिन जो आप कह रहे हो ना कि 4 साल परफॉर्म होने के बाद भी, हम ये कह रहे हैं कि 4 साल होने के बावजूद एक पार्टी सत्ता में रहने के बाद भी 4 साल के बाद फिर से कर्नाटक में चुनाव जीत रही है। एंड देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी वेव। एंटी इनकम्बेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट की इलेक्शन है ना सर। आज एंटी इनकम्बेंसी की बात करेंगे तो हम स्टेट की बात करेंगे। सर्वेश जी, लिंगायत कार्ड आपका नहीं चला, आपने वहाँ पर सोनिया गांधी को उतार दिया मैदान में। द्रविड़ कार्ड नहीं चला है। हाँ, द्रविड़ कार्ड जो है नहीं चला। नॉर्थ इंडियन कैसे हो सकता है? कर्नाटका के बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए। तमाम तरीके के साम दाम दंड भेद आप कर दीजिए, आपने किया, फिर भी जीत हासिल नहीं हुई। रूबिका देखिए, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे कौन कौन से कार्ड्स जो है फेल हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस का जो कम्युनल कार्ड है वो कैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में आप देखिए, दलित आबादी के प्रभाव वाली सीटों पर दलितों में बीजेपी 19 पर आगे, कांग्रेस 16 पर आगे, जेडीएस 12 पर आगे। जबकि दलितों को लेकर बहुत माहौल बनाया गया था कि आपको याद होगा बहुत हिंसा हुई थी भारत बंद के दौरान। लिंगायतों के प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी 37 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 18 और जेडीएस 8 सीटों पर आगे है। ये लिंगायत जो कार्ड है कैसे फेल हुआ। अब वोकालिगा कार्ड देखिए, जेडीएस वोकालिगा में सबसे ज्यादा फायदा जेडीएस को मिला है, 20 पर आगे है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस 9 और बीजेपी तीसरे नंबर पर है। वोकालिगा जो वोट है वो जेडीएस को फायदा पहुंचाते हुए आपको दिख रहा है। ये आंकड़े हैं। और मुस्लिम बाहुल इलाके देखिए, सबसे हैरानी की बात जो राकेश जी वो ये है कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में बीजेपी 10 पर आगे है, कांग्रेस 8 पर आगे है और जेडीएस 7 पर आगे है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। एक बात में विमेन वोटर्स, मुसलमानों में भी यूथ और विमेन वोटर्स जो हैं, दे डिड नॉट फॉल फॉर द कांग्रेस प्रोपेगेंडा कि हम आपके लिए खड़े हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि मोदी जी ने जो प्रोग्राम्स किए हैं, जो सबका साथ सबका विकास, भले ही कुछ मीडिया वाले जो हैं, स्पेशली दिल्ली मीडिया जो है, वो उस पर विश्वास ना करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हमने खुद देखा कि ये जो पोलराइजेशन का जो सीन था ना, वो कर्नाटका में नहीं हो पाया था। दे वर बिलीविंग मोदी जी व्हेन ही सेड कि ये जो ट्रिपल तलाक का इशू है या फिर बाकी जो सबका साथ सबका विकास है, दिस वाज रेजोनेटिंग विद द विमेन वोटर्स एंड यूथ वोटर्स। वो अलग किस्म का वो जो पोलराइजेशन है वो नहीं देखना चाहते। मैं आपने जोड़ूंगा स्मिता जी की बात में। देखिए, जो ग्राउंड में जो गरीब मुस्लिम तबका है वह उस बातों से कैड अवे नहीं होता है जो कि ऊपर के मौलवी और राजनीतिज्ञ करते हैं। क्योंकि 60 साल से उनको वही बात कहा गया, उनकी स्थिति अपरिवर्तित रही। अभी परिवर्तन उन पे हो। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यदि गैस का कनेक्शन मिल रहा है तो उसमें हिंदू मुस्लिम डिफरेंस नहीं होता है। एक बात आपने एसएफआई का एक सवाल आपने पूछा था कि चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी भी था क्या। देखिए, राहुल गांधी ने जब यह घोषणा कर दी कि 2019 में वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से कर्नाटक के मैंडेट को उनके ही कहने पर यह मानना चाहिए कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के दावेदारी को रिजेक्ट किया है और नरेंद्र मोदी को इंडोर्स किया है। और दक्षिण में यह इंडोर्समेंट बीजेपी के लिए एक बड़ी सफलता, बड़ी आशावादिता है कि नॉर्थ और साउथ दोनों में वेव का जो समानांतर वेव चल रहा है। देखिए, एक और मुस्लिम वोट के बारे में बता दूं कि जब असम में चुनाव हुआ तो जो गरीब मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिला था, वहां पर भी ये सवाल उठा था, खासकर महिलाओं का, अर्थात कि मुसलमानों के बीच में जो रूबिका जी हैं
रूबिका जी की बातों का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो सेकुलराइजेशन कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं मुस्लिम माइंडसेट का, और वो लोग हैं जो कि उसको कम्युनलाइज करके रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके बीच में मोनोलिथिक है ना राकेश जी, जो पैसा है ना, पैसे का कोई धर्म नहीं है जी। जो आर्थिक रूप से जो मजबूती मिलती है उसका कोई धर्म नहीं है, सड़क का कोई धर्म नहीं है, पानी का बिजली का कोई धर्म नहीं है। जो आप पैसा कमाते हैं अपने घर लेके जाते हैं, उस नोट का कोई धर्म नहीं होता। अद्वैत, आपको क्या लगता है कि एक जमाना वो था जब किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए उनके त्योहार पर छुट्टी का ऐलान कर दिया जाता था कि ठीक है आपको एक छुट्टी दे दी, आज स्कूलों में राष्ट्रीय अवकाश हो गया और लोग खुश हो जाते थे। अब वो जमाना बदल गया है, अब लोग ये चाहते हैं कि आर्थिक रूप से आप मुझे कहाँ फायदा दे सकते हैं। डू यू थिंक पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड नाउ? बिल्कुल बदला है एंड आई थिंक अवेयरनेस भी बदली है। अगर आप ये मुस्लिम वोट का भी आप जो एनालिसिस कर रहे थे, मुझे तो लगता है ये दिस एन एग्जाम्पल ऑफ महिला सशक्तिकरण, बिकॉज यूपी में भी अगर आप देखें ये जो ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है ये बहुत ही इमोटिव मुद्दा है और इससे बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं दशकों से पीड़ित हैं और किसी ने हिम्मत नहीं रखी कि आगे स्टेप करके कहें कि ये गलत कस्टम है और इसको रोकना चाहिए। और प्रधानमंत्री पहले एक थे जिन्होंने कहा कि मैं आई एम नॉट टेकिंग अ पॉलिटिकल डिसीजन, ये मैं फ्रॉम द राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट्स की ओर से ये मैं मुद्दा उठाऊंगा और इसका कुछ मैं करूंगा। और वो उन्होंने किया है, उन्होंने वो डिस्प्ले किया है और वो पे ऑफ मैं उत्तराखंड की हूँ। और अगर आपको याद होगा तो जिन्होंने फाइल की है पेटिशन वो उत्तराखंड की ही है एंड वी आर सो प्राउड कि उत्तराखंड की बेटी ने ऐसा मुद्दा उठाया है 30 साल बाद और वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया, गवर्नमेंट तक गया, प्रधानमंत्री भी मूव हुए और गेम चेंजर बना। और उसकी वजह से मुस्लिम महिलाएं, मैंने यूपी के समय कहा था और मैं अब भी कहूंगी, मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री के लिए वोट दे रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं। रजत हमारे साथ हैं जो लेखक हैं। रजत, ये जो किसी भी समस्या को एक अप्रोच करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है जो 70 साल से हम राजनीति में देख रहे हैं, जिसको तुष्टीकरण का तरीका कहते हैं, और एक होता है उस समस्या को हेड ऑन लेना और जो ट्रेडिशनल तरीके से अलग अप्रोच रखना। आपको ऐसा लगता है कि यही बदलाव, ये मुख्य अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में? देखिए 2014 का जब चुनाव हुआ था तो जनता ने पूरे भारतवर्ष की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह से एक निर्णायक भूमिका दी थी भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में। उन्होंने ये बोला था कि आपको हम सिर्फ सत्ता में जाने के लिए वहाँ पर थोड़ा बहुत जो 19-20 का काम है उसको करने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम चीज़ों को आमूलचूल परिवर्तन देखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक से बढ़कर एक जो स्कीमें हुई हैं जो बीजेपी लेकर आई है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली सेंट्रिक नहीं रही और वो गांव सेंट्रिक रही, अंत्योदय सेंट्रिक रही, इसीलिए दिल्ली में वो माहौल बन नहीं पाता, कभी भी नहीं बना। आप इस पर देखिए हर पिछले चुनाव में गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश से लेके कर्नाटक तक इकोसिस्टम सब बिल्डअप करता है, मोमेंटम कांग्रेस के फेवर में लगातार कोशिश करता है कि हवा बनाने वालों की हार है। लेकिन बिल्कुल माहौल बनाने वालों की जबरदस्त हार है। उनको सीखना चाहिए कि 2019 को प्रभावित मत करें, जो देश की गरीब जनता है उसको निर्णय लेने दें कि करना क्या है, देश में किसको अधिकार है सत्ता में रहने का। अभी हम मुसलमान वोटरों की बात कर रहे थे, जिस तरह सिद्धरामैया जी ने ना ही ब्रॉट इन अ होल लॉट ऑफ अन्ना भाग्य, इसमें एक शादी भाग्य भी था मुसलमान विमेन के लिए। उसमें क्या हो रहा था कि कुछ फैमिलीज में जिसमें लड़कियों की शादी होनी थी मुसलमान फैमिलीज में, उनको दे वर गेटिंग हेल्प, लेकिन क्या हो रहा था मुसलमानों को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सिर्फ हमारी लड़कियों को क्यों, सभी को दीजिए। दे डिडंट लाइक दिस डिवीजन। जैसे मिड डे मील स्कीम है, हर स्टेट में मिड डे मील स्कीम में सभी बच्चों को एक समान खाना मिलता है, लेकिन कर्नाटका में जो मुसलमान बच्चे हैं उनको अंडा मिलता है। जो दलित बच्चे थे वो कह रहे थे हम भी तो अंडा खाते हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे। तो आप बचपन से ही वो डिवीजन ला रहे हैं, वो ना तो उनके माँ बाप को अच्छा लगा ना बच्चों को अच्छा लगा कि ये क्या हो रहा है। तो बच्चे जब वापस आके कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ उन बच्चों को अंडा मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ये जो डिविजन्स है, अगर आप सोचते हैं कि बच्चों में, माँ बाप में ये सब उनके माइंड में नहीं जा रहा, वो जाता है और वो बैठ जाता है। और जब वो वोट देने जाते हैं वो ये नहीं देखते कि आपने सड़कें बनाई कि नहीं बनाई, आप उनको आगे के लिए क्या प्रॉमिस कर रहे हैं। अभी आपने जो डिविजन्स क्रिएट किए हैं बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, वो सब उनके माइंड में आ जाता है और जब वो वोट देने जाते हैं बटन किसी और को दबा देते हैं। तो ये एक और मिथ है जो कर्नाटका की जनता ने ब्रेक किया है और वो मिथ है खासकर मुसलमान जो सीटें हैं, मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वहाँ पर बीजेपी आगे है। तो ये
सही तौर तरीके से अब जनता बता रही है कि हम काम के लोग हैं, हम काम के साथ रहेंगे, जिसने काम किया उसके साथ जाएंगे, या जो काम की उम्मीद हमें रख रहा है हम उसके साथ जाएंगे। प्रेम शुक्ला बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी मुबारक हो, 116 लग रही है यहाँ पर सीटें आपको भी मुबारक हो कि आप सही चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी लगातार कर रही थी। हमारा महा एग्जिट पोल तो सर हम सिर्फ इंडिकेट कर रहे थे कि सारे एग्जिट पोल्स क्या बताते हैं, और उसमें बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आ रही थी। और देखिए उसका परिणाम है कि स्पष्ट बहुमत जनता ने दे दिया। देखिए प्रेम जी, लेकिन बीजेपी को स्पष्ट बहुमत ऐसे मिल जाएगा और आप 116 सीटें जीत जाएंगे, ये तो किसी ने भी सोचा नहीं था। नहीं, हमारे अध्यक्ष जी ने सोचा ही था, और अध्यक्ष जी ने 130 सीटें गई थी जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले दिन से कह रहे थे कि हम 130 सीटें पाएंगे, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे, किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं रहेगी। क्योंकि उनका सांगठनिक कौशल जो है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व और हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई जिस तरह से चुनाव में अपने आप को झोंकता है, और हमारा कार्यकर्ता जमीन पर बूथ पर जिस तरह उतरकर काम करता है, तो इस तरह के परिणाम की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को भी थी। लेकिन जैसे आपके यहाँ विमर्श हो रहा था कि एक मीडिया का बड़ा धड़ा है जिसको भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंदेशा पचता ही नहीं है, उसको पच नहीं रहा था। उसको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत से उसको वैचारिक अतिसार हो रहा था। अतिसार के शिकार जो लोग थे वो हंग असेंबली की बात कर रहे थे, या कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की भी बातें कर रहे थे। लेकिन जनता किसी प्रकार से भी उनके भ्रामक प्रचार की शिकार नहीं हुई। ये कर्नाटक की जनता का इसके लिए विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहिए। और कर्नाटक के साथ ही दक्षिण का जो फाटक खुला है, उसने ये संकेत दे दिया कि जो लोग बारंबार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदी बेल्ट की पार्टी है, जिस तरह से कर्नाटक की ग्रामीण जनता ने, विशेष करके लोग कहते थे कि हैदराबाद कर्नाटक में तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगी, तो आपने देख लीजिए कि हैदराबाद कर्नाटक का बेल्ट में जो आया है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी चुनाव परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में उसका परिणति आपको दिखाई देगी कि दक्षिण का द्वार खुल गया है। दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को जबरदस्त जनादेश हासिल हो रहा है। और 2019 के चुनाव परिणाम जो हम लोग बारंबार करेंगे, 300 सीट मार्क क्रॉस करेगी भारतीय जनता पार्टी, उसका संकेत स्पष्ट तौर पर आज कर्नाटक की जनता ने दे दिया है। सुधीर जी, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मोराल का क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि 2019 को लेकर आपने एक अध्यक्ष के तौर पर अब राहुल गांधी को रख दिया, पहले उपाध्यक्ष थे, कि चलिए अब वो नई एनर्जी के साथ आएंगे। उन्होंने वो अग्रेशन भी दिखाया। आपने बकायदा ये सवाल भी पूछा था कि उनके भाषण में चीजें बदल रही हैं, वो अब और अग्रेसिव हो रहे हैं। भाषण तो उन्होंने लगता अपना लिखने वाला बदल लिया है, और जो लिख रहा था भाषण उसने अच्छा काम किया था। हम कहेंगे कि उनका जो स्पीच राइटर है वो अच्छा काम किया, उसको ज़रूर बधाई देनी चाहिए। उसने बढ़िया भाषण लिखे, राहुल जी ने डिलीवरी भी अच्छी की और अच्छी प्रैक्टिस थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि इस हार के बाद राहुल जी कैसे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को फेस करेंगे, कैसे उनका सामना करेंगे। प्रेस के सामने जब आएंगे तो वो कौन सा बहाना बनाएंगे कि वो क्यों चुनाव हारे हैं, और नरेंद्र मोदी को, वो अमित शाह को वो बधाई देंगे, कैसे बधाई देंगे, तो लोग जो हैं इस बात को भी ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी के पास मैं एक बार फिर से जाना चाहता हूँ। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रिटायरमेंट के बाद बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मतलब ये आपका आफ्टर पॉलिटिक्स बड़ा अच्छा करियर हो सकता है आपका। नहीं, आप इस उम्र में हम लोग की रिटायरमेंट की कामना कर रहे हैं, ये जो है जरा नकारात्मक है। तो आपको जो है ना, मतलब बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं बहुत बढ़िया कंसल्टेंसी फर्म चला सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ रिटायरमेंट की एक एज तय है, उसके बाद मार्गदर्शक मंडली में जाने की बजाय सेफोलॉजिस्ट बनना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कम से कम यही योग्यता भी है। अब सोच लीजिए कि कांग्रेस का आदमी रिटायर होकर कहाँ जाएगा। उसके बाद तो जेल जाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। वो सोशल मीडिया सेल भी चला सकते हैं कांग्रेस के नेता। है वैसे खुश हो जाने दीजिए इन लोगों को। और विडंबना ये है कि आज येदुरप्पा और रेड्डीज कर्नाटक जैसे शिक्षित जगह पे भी सरकार बनाने में कामयाब रह रहे हैं।
बट ये क्यों हुआ? लेकिन कर्नाटक की जनता तो बड़ी पढ़ी लिखी मानी जाती है। कर्नाटक में 60% जो इलाके हैं वो अर्बन है, 40% रूरल है, पढ़ाई लिखी जनता है, बहुत आगे है ये राज्य। फिर ऐसा कैसे हुआ? सर, क्राइम जो होता है ना, उससे शिक्षा का कोई रिलेशन नहीं होता है। दिमाग कब बदल जाए ना, तो कुछ ये जो नहीं पूरा कह सकते। चुनाव एक क्राइम है। क्राइम आप सोचिए, आप नतीजा रेड्डी क्राइम। साहब को देखिए, वेल्लारी का एरिया देखिए जहां से वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फिर जीते हैं। कैसे उनको मौका दिया जा सकता है? दुनिया जानती है। येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बने हुए। अब सोचने वाली विषय, और सही बात है। येदियुरप्पा जी ने क्या गुनाह किया बता दीजिए। पार्टी में आपने चिदम्बरम के ऊपर देखा कितने ये केसेस नहीं, येदियुरप्पा आप ये बताइए, येदियुरप्पा जी का दो गुनाह बता दीजिए। येदियुरप्पा जी का दो गुनाह बता दीजिए। चिदम्बरम के ऊपर लालू यादव से आपके नेता मिलने जाते हैं अस्पताल में, फोटो खिंचवाते हैं। आपके नेता कहते हैं लालू यादव को बदले की राजनीति के तहत शिकार बनाया जा रहा है। वो आपको भ्रष्टाचार नजर नहीं आया? सर, सबसे पहले तो मैं सोनिया राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर है, ये गुनाह नहीं आ के तौर पे आता हूं, लेकिन हाँ, आपको फेयर मैं जो रहना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो मुझे जानकारी, वो जरूर भाई, जब रखना लालू यादव चाहूंगा। जीत सकते हैं और पी चिदम्बरम आपके कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और आप शशि थरूर का भी साथ दे सकते हैं, तो फिर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा ही कहाँ? खत्म हो यानी गया। कि अगर हम भ्रष्ट हैं तो दूसरा भ्रष्ट हो तो बात बराबर हो जानी चाहिए। चलो, मैं मान लिया, तो क्या इससे क्या ये तुलनात्मक जो हम वो करते हैं कि आप भी भ्रष्ट हैं, हम भी भ्रष्ट हैं, तो इसमें भ्रष्ट करना चाहिए। दिल्ली से बहुत अपसेट है और मैं वही बात कह रही थी कि ये ऐसे ही बाकी कार्यकर्ता भी अपसेट होगा, लेकिन उस अपसेट होने के चक्कर में आप अपने लॉजिक को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। इस इलेक्शन को आप क्राइम से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं। इस हमारी बात हो रही थी कि कहीं अगर शिक्षित पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन की बात हो रही थी, तो मैं एक बॉडी को रिप्रेजेंट करता हूँ, निर्भया ज्योति ट्रस्ट, जो हम लोग रेप विक्टिम्स के लिए काम करते हैं। हम देखते हैं कि अर्बन इलाकों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है और पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो मैं खुद ही सोच में पड़ा हुआ हूँ कि कर्नाटक जैसे जगह पे अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे चुन रहे हैं जिनके ऊपर दाग भी लगे हुए हैं, तो ये जरूर सोचनीय विषय है। और किसी भी पार्टी का संबंध अगर किसी ऐसे हम प्रेम जी से पूछ रहे थे। प्रेम शुक्ला जी, जब आपने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि उनकी छवि अच्छी नहीं है, और मैंने खुद अमित शाह जी से उनके इंटरव्यू में सवाल पूछा था कि एक लीगली हो सकता है उनके ऊपर कोई दाग नहीं हो, लेकिन मॉरली बहुत सारी चीजें मॉरल बेसिस पे भी होती हैं। तो और तब ये कहा गया था कि बीजेपी के पास ऑप्शन ही नहीं है, लीडरशिप इतना छोटा है कर्नाटक में बीजेपी का कि येदियुरप्पा को लाने के अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं था। लेकिन अब ये आप येदियुरप्पा की वजह से जीत है या फिर अमित शाह 1 महीने रहे, नरेंद्र मोदी ने 21 रैलियां की, केंद्र में आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसका आपको फायदा मिला? देखिए, पहली बात तो कि येदियुरप्पा जी पर जब कोई लीगल मैटर, उनको लीगल मैटर्स में अनावश्यक उलझाने का प्रयास किया गया और हाईकोर्ट ने बहुत सारे एफआईआर क्वैशिंग तक के ऑर्डर दे दिए गए, फिर भी वो दागी हैं। और नेशनल हेराल्ड केस में 420 की केस में जमानत पर टहल रहे राहुल गांधी क्लीन है। तो पहले तो मुझे लगता है पैरामीटर हमको चेक करने की आवश्यकता है कि दागी किसको कहा जाए और बेदाग किसको कहा जाए। दूसरा प्रश्न आप किसका इसमें योगदान, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इसके लिए बड़ा योगदान है, अमित शाह जी के सांगठनिक कौशल का योगदान है, येदियुरप्पा जी के अनुभव का योगदान है और उनके चेहरे को स्वीकारा है कर्नाटक की जनता ने। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया और जनता ने उनके चेहरे पर जनादेश दिया है। तो आप उनके चेहरे को बेदाग मानना, ये जनता ने स्वयं माना है, लीगली वो है, और उसके बाद आप कहते हैं मोरली नहीं है। तो भैया, जब लीगली वो पूरी तरह से जनता उनको, अदालतें उनको मान रही है कि निर्दोष है, वो उनको जनता निर्दोष मान रही है, तो दोषी सिर्फ कांग्रेस के लोग चूंकि कह दे रहे हैं। और कह कौन है? जो 420 के मामले में ऑलरेडी मुचलके पर रिहा है जमानत पर। तो एक 420 आदमी एक शरीफ आदमी के बारे में दाग उछाले तो क्या उसको दागी माना जाएगा? ये मानदंड पर भी हमको जो है स्वस्थ विमर्श की आवश्यकता है। एक और बड़ी बात जो है स्मिता जी, कर्नाटक जो है तो इडली डोसे का देश है, तो वहाँ दाल चावल खाने वाले, रोटी सब्जी खाने वाले, दाल मखनी खाने वाले, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को नॉर्थ इंडियन मानती है वहाँ की जनता। ये तो उत्तर भारत से आए हैं, एलियंस की तरह हैं, हमारी भाषा भी नहीं समझते। आपने देखा होगा रैलियों में ट्रांसलेटर लेके जाना पड़ता था, तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा डिवाइड है और लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उनके साथ, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा।
जी पहली बात तो लोग समझते हैं हिंदी, लेकिन जब हिंदी थोपा जाता है तो उसके लिए वो रेजिस्ट करते हैं। ट्रांसलेटर की ज़रूरत हाँ ज़रूर पड़ी कुछ इलाकों में, पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाषा ना जानने की वजह से किसी को रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि बीजेपी के अगर सपोर्टर्स हैं तो अगर भाषा नहीं भी समझते तो वो ट्रांसलेटर के ज़रिए उनके आइडियाज़ को समझ रहे थे। तो अगर कुछ इलाकों में भाषा जानते हैं लेकिन वो इतना बड़ा ड्रामा नहीं कर रहे थे। भाषा का इशू जो है अभी भी इट इज़ जायज़ है कि वो समझते कि हम पर हिंदी थोपिए मत, हम सीख लेंगे, ये हमारा थर्ड लैंग्वेज है, लेकिन हमें प्राइड है अपने लैंग्वेज पर। तो लेकिन वो जो डिवाइड जो सिद्धरामैया जी करने की कोशिश कर रहे थे उसके अगेंस्ट ये वोट वो भी पड़ा है कि हमें लैंग्वेज इशू पे बाकी हिंदुस्तान से अलग मत कीजिए, लेकिन हमें हमारे प्राइड को भी समझिए। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो आपने देखा 10-15 सेंटेंसेस वो कन्नड़ा में बोल रहे थे, और वो हर जगह जब जा रहे थे तो लोकल इश्यूज उठा रहे थे। ये नहीं कि हर जगह एक ही टेम्पलेट यूज किया कि हर जगह वही भाषा बोले। अगर कहीं पर बसवन्ना के बारे में बोल रहे थे तो कहीं विश्वेश्वरैया के बारे में बोल रहे थे, कहीं लैंग्वेज का इशू उठा रहे थे तो कहीं पानी का मसला उठा रहे थे। तो ये पॉलिटिशियन जो है वो उन्हें जानना चाहिए। अब जैसे राहुल गांधी को देख लीजिए, मैंने रूबिका के शो में यही कहा कि अगर आपने टीपू सुल्तान की बड़प्पन के बारे में बात करनी है तो वो आप मंगलूर और कोडावा में जाके मत बात कीजिए, इन कुर्ग, क्योंकि वहाँ पर एथनिक माइनॉरिटी जो है, जो हिंदूज और क्रिश्चियन से, उनका एथनिक क्लेंजिंग हुआ था। अगर आप टीपू सुल्तान की बात मैसूर में कर रहे हैं, बैंगलोर में कर रहे हैं, वहाँ पर आपको वोट पड़ेंगे, लेकिन ये बात कोई उनको बताने वाला था नहीं। बैंगलोर में उन्होंने जैसे एक टेम्पलेट यूज किया, वही भाषा वही स्पीच राहुल गांधी ने हर जगह कही। तो आप अगर कहें कि सिर्फ एक स्पीच की फोटोकॉपी ले जाके और बांट दी। जैसे जो खाने का मसला आपने कहा कि जो कर्नाटका में सिर्फ इडली डोसा खाते हैं, नहीं, वहाँ पर आप बटर चिकन भी मिलता है, वहाँ पर काली दाल भी मिलती है, वहाँ पर शादियों में शावा शावा भी होता है। तो ये जो बॉलीवुड और खाने का वो जो यूनिटी हुई है ना, दिख रही है। नारायण साहब, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? मैं पहले जो है पब्लिक जो दिया मैंडेट है, हाँ? उसको स्वीकार करता हूँ। और जो हमारी पार्टी की जो 43 सीट है, हम पहले से बेटर किया हुआ है। लास्ट टाइम हमको 40 आया था, उसमें 10 जो है कांग्रेस लेके चले गई। उसी का जो है ये फल है जो तो अच्छा, जो हम लोग 2019 में क्या करेंगे? 2019 में क्या आपकी अब स्ट्रैटेजी? देखिए, यहाँ तो किंग मेकर बनना था आपको, किंग मेकर नहीं बन पाए। मैडम, हमारी जो है हम छोटी रीजनल पार्टी है। अभी 2019 के लिए तो हमारा वरिष्ठ लोग बैठा है, वो लोग सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जी, लेकिन ये जो उम्मीद से ज्यादा आपको सीटें मिली हैं, इसके पीछे आपको उम्मीद से ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारा जो है 50 के आसपास था। उम्मीद ज्यादा थी जी, लेकिन आपके लिए अच्छा ये रहता कि आप लोग जो मीडिया 13, 20, 22 बता रहे थे, लेकिन हमारा तो पहले से वो 50 के आसपास था। मीडिया को लेकर भी आपके मन में जो बातें हैं वो सारी आप हमसे बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे थे, सरकार बनाने की बात कर रहे थे, सही है ना? अच्छा, ये बताइए, चलिए मीडिया पर ही आप बात कर लेते हैं। मीडिया आपकी इस वेव को समझ क्यों नहीं पाया? मुझे पता है एग्जिट पोल में आपको 26 सीटें दी थी मीडिया ने। सर, हमारी जो है ना रूरल पार्टी है सर। हम लोग जो है कोई सिटी से नहीं है, हमारी कोई भी सिटी में ज्यादा कैंडिडेट हमारा स्ट्रांग नहीं है, तो रूरल में हमारी जो नेशनल मीडिया पहुंच नहीं पाई। आप माहौल नहीं बना पाए, बस यही है। अच्छा सर, एक सेकेंड, ममता बनर्जी का एक ट्वीट आया है, जरा दर्शकों को ये बता देते। 10 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स ऑफ द कर्नाटका इलेक्शन, फॉर दोज हु लॉस्ट फाइट बैक, if Congress had gone into an alliance with the JDS, the result would have been different, very different। वो ऐसा कह रही हैं। मतलब अगर ममता बनर्जी बोल रही है कि अगर आप और कांग्रेस मिल गए होते तो आप लोग दोनों जीत जाते। सर, कांग्रेस तो हमको खत्म करने में लगी थी।
जो सिद्धरामैया जो है वो हमको हमारी पार्टी को खत्म करने लगने में वो खुद हार गई कांग्रेस ने। और अपना जो राहुल जी खुद प्रधानमंत्री बनने का जो वो बोल दिया वो सभी हारने का आपको बता रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हूं, उस बयान की वजह से भी नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को? डेफिनेटली नुकसान है। वो अभी तैयार नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। और लिंगायत का कार्ड है वो बहुत ही बीजेपी का फार्म में गया है। ये जो कैश को तोड़ने लगे वो जो है बीजेपी की तरफ में गया। वो पूरा जो वोट्स है करीबन 46 to 48 कॉन्स्टिट्यूएंसी वो जो बीजेपी तरफ गया है। अच्छा, आपके जो नेता है कुमार स्वामी वो गए हुए हैं सिंगापुर। हाँ जी, आज इतना बड़ा दिन है, नतीजे आ रहे हैं। बेंगलुरु में है जी, आ गए हैं वो जी, वो बेंगलुरु में है। वो हाँ, बेंगलुरु में वो हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए थे। और एक बात सुनिए, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि सिंगापुर जाने से पहले क्या बीजेपी से आपकी पहले ही बात हो गई थी, पैक्ट हो गया था कि हम दोनों मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं सर। ऐसा कोई भी बात पहले भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ। वी आर वेटिंग फॉर ए रिजल्ट। अच्छा नारायण साहब, लेकिन एक चीज तो आपने क्लियर कर दी है। 2019 के बारे में मैं पूछ रही थी, आप इंटरेस्टेड नहीं है राहुल गांधी को पीएम मेकिंग में? रूबिका, रविशंकर प्रसाद का पहला रिएक्शन है, वो एक बार देख लेते हैं। और पूरी स्ट्रैटेजी बनाई उस मेहनत की विजय। और आज का दिन पूरे कर्नाटक की जनता के प्रति हमारी कृतज्ञता का दिन है, जिन्होंने बीजेपी के इस युगांतकारी विजय को विश्वास के साथ पूरा किया है। आज के दिन हम बहुत ही विनम्र हैं। हम कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं करेंगे। कौन प्रधानमंत्री के बनने के सपने क्या देखता था। आज का दिन काम करने का दिन है। हम ईमानदारी से कर्नाटक को केंद्र सरकार के साथ मिलकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। हाँ, एक बात मुझे कहना जरूर है, ऐसे हमारे रविशंकर प्रसाद जो हैं उनका ये रिएक्शन था कर्नाटक चुनाव पर। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वामी, आप भी टीवी पर देख रहे होंगे सारे अभी तक रुझान, ट्रेंड्स, रिजल्ट्स। आपकी उम्मीद के मुताबिक है अभी 112 सीट बीजेपी मतलब अपने दम पर सरकार बना रही है। 130 बोले थे अमित शाह ने कि 130 सीटें आएंगी, उससे तो अब भी कम है। कि देश के साथ उनकी सोच कितने मिलती है। धन्यवाद। तो रविशंकर प्रसाद जो हैं उनका ये रिएक्शन था कर्नाटक चुनाव पर। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वामी, आप भी टीवी पर देख रहे होंगे सारे अभी तक रुझान, ट्रेंड्स, रिजल्ट्स। आपकी उम्मीद के मुताबिक है अभी 112 सीट बीजेपी मतलब अपने दम पर सरकार बना रही है। 130 बोले थे अमित शाह ने कि 130 सीटें आएंगी, उससे तो अब भी कम है, लेकिन अपने दम पर सरकार बना ली। आर यू सरप्राइज्ड, नॉट सरप्राइज्ड, और इज इट ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस? नहीं, तो मैं तो पहले ही मीडिया को कहते आया हूँ कि 115 से 130 तक मिलेगी। आप अपने पुराने वीडियोस देख लीजिए। और मुझे पूरा पता था कि जो कर्नाटक के समाज में जो हिंदू है उनको जब चोट लगी है लिंगायत की विभाजन से, और बाद में राहुल गांधी की जो ऐलान था कि टीपू सुल्तान एक राष्ट्रीय हीरो है, तो मुझे समझ में आ गई कि साइलेंटली सारे हिंदुओं में ये भावना भड़केगी और वो इकट्ठे होकर आकर वोट देंगे। इसीलिए हमने कर्नाटक के हर जगह में जीते हैं, गांव में भी जीते हैं, और साधु संतों ने भी बहुत इसमें योगदान दिया है। और उसके बाद जो आखिर में प्रधानमंत्री ने आकर तूफ़ानी सभाएं की, उसमें उन्होंने स्पष्ट बातें उठाई, जैसे नेशनल हेराल्ड में ये जेल में है, कौन होते हैं ये दूसरों को उंगली दिखाने वाले, और चिदम्बरम की जो घोटाला है वो जो भी बाहर आया, इससे लोगों को समझ में आई कि करप्शन के लिए जो पहली बार कुछ बड़ी काम हो रही है देश में, और बीजेपी कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है, इस कारण से हमें ये मेजॉरिटी मिली है। जी, राहुल गांधी का कितना योगदान मानते हैं आप बीजेपी की जीत में?
नहीं, उन्होंने जो टीपू सुल्तान के लिए जो बोला उससे तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस के लिए। और फिर उनके पार्टी के एक जो सस्पेंडेड नेता पाकिस्तान में जिन्ना का जय जयकार किया तो उसमें से भी नुकसान हुआ। और उनका जो कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ जो बच्चों के तरह से चैलेंज करना, 15 मिनट टाइम दीजिए, मेरे से डिबेट करिए, ये सारी बातों में वो बड़ा हल्का एक लगने लगा। और उससे कांग्रेस में नेतृत्व नहीं है और इसको तो कोई बढ़ाना नहीं है, ऐसे पब्लिक की फैसला हुई थी कर्नाटक में। आपको ऐसा लगता है कि ये जो कर्नाटक का रिजल्ट है ये मोदी सरकार के ऊपर भी जनता का मैंडेट है और इससे आपको अगले विधानसभा जो चुनाव है बड़े राज्यों में और अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी? देखिए 2014 में भी मैंने कहा, मैं आज भी कहता हूं कि 3 आधार पर हम मेजॉरिटी बनाने के लिए सक्षम हैं और बनाते रहेंगे। एक तो प्रमुख है तो ये हिंदुत्व का जो एक चेतना जगी है उसका है, और जो पड़ोसी देशों का जो कुकर्म है हमारे साथ उसके भी इससे ये चेतना बढ़ गई है। दूसरा है कि भ्रष्टाचार की विरोध करने के लिए कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं। हमारी किसी मिनिस्टर के नाम पर या नेता के नाम पर कांग्रेस ने आज तक एज भी सिद्ध करने लायक आरोप नहीं लगाई। जैसे मैं कोर्ट में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट डालता हूँ, कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं करता है। तो ये भ्रष्टाचार सबसे कम करने वाली सरकार है, ऐसे लोग मानते हैं। और तीसरा है कि एक कुशल नेतृत्व है मोदी का और उस पर एक विश्वास है। ये तीनों चीज़ मिलकर आज भी वही फार्मूला पर हम 2019 में जीतेंगे। जी, अमित शाह को कितना श्रेय देते हैं आप इस जीत के लिए? अमित शाह तो मैनेजमेंट में बहुत तेज हैं और बहुत मेहनत करते हैं और जो ये सारी चीज़ों को चुनाव की लड़ने का उसकी कला ये सब वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उसका तो योगदान है ही, परंतु जब तक वो 3 बातें नहीं हैं, कितना भी संगठन मजबूत हो, कितने भी आप कैंडिडेट्स को धन का व्यवस्था करेंगे, परंतु वो 3 बातें जो मैंने शुरू में कहा था वो नहीं होगा तो कभी नहीं जीत सकते। जी, जैसे दिल्ली में हुआ जी, हम हार गए थे, बिहार में हार गए थे। हमारी जो मूल धारा है वो है हिंदुत्व, उसमें निसंकोच इसका प्रचार। सुब्रमण्यम स्वामी जी, यहाँ पर जो वोटिंग पैटर्न देखा गया है उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर भी बीजेपी को ज्यादा वोट्स मिले हैं, बीजेपी आगे हैं। वो स्वाभाविक है क्योंकि जो महिला हैं वो 50% हैं मुसलमानों की संख्या में, और वो तो बहुत हमारी पार्टी के साथ बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि हमने उनको रिहा किया है। वो जो ट्रिपल तलाक के जो कैदी बनाकर रखा था महिलाओं को, उससे हमने साहसपूर्ण उनको रिहा किया है। उससे वो कृतज्ञ हैं और इसीलिए वो वोट डाल रहे हैं। यूपी में भी किया था और हर जगह में आप देखोगे कि ये मुस्लिम महिला सब हमें वोट देंगे और धीरे धीरे जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो भी हमें वोट देंगे। जी, अब आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप तो इतने अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपका कोई प्रेडिक्शन है आज के दिन? पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने 44 सीटें जीती थी, इस बार उनकी सीटें बढ़ेंगी या और कम हो जाएंगी? मोदी जी की सीटें और बढ़ेंगी, उतनी ही रहेंगी, कम हो जाएंगी? आज के दिन आप क्या प्रेडिक्शन करना चाहते हैं 2019 के लिए? नहीं, हमें अगले चुनाव में यही जो हम करते आए हैं हिंदुत्व पर और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, तो मैं समझता हूँ कि 2014 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी होगी, 350 तक जाएंगे। जी, और राहुल गांधी को पिछली बार से ज़्यादा सीटें मिलेंगी?
राहुल गांधी उस तक लंदन में चले जाएं वहाँ, क्योंकि उसका सिटीजनशिप है और उसका केस अभी इस पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है। उस एथिक्स कमेटी में मेरी एक कंप्लेंट, उसमें अडवाणी जी थोड़ी देरी कर रहे हैं, परंतु उस आधार पर वो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो उसको रद्द किया जाएगा और उनको लंदन में जाकर बसना पड़ेगा। सर, राहुल गांधी तो आपके लिए ही इज गुड फॉर योर पार्टी, यू विन बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस। जैसे जैसे वो जहाँ वो स्पीच देते हैं आप जीत जाते हैं, सो व्हाई वुड यू वांट हिम टू लीव? ये गलती में और भ्रम में हम नहीं रहेंगे। वाजपेयी सोचते थे कि सोनिया गांधी अपोजिशन लीडर है विदेशी, तो बीजेपी के लिए तकलीफ नहीं होगा, लेकिन वो भूल गए कि हमारी जो मूल शक्ति है वो है हिंदुत्व, और इसीलिए कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की, इसीलिए हम हार गए। इंडिया शाइनिंग कहने के बाद भी हम हार गए। मेरा एक सवाल है सुधीर जी, अगर जी, जब राहुल गांधी के बारे में ये बातें होती हैं कि वो फेल कर गए और ऐसी ऐसी चीजें हुई, क्यों नहीं लोग